So now we are moving towards our derivation related to your electric field. We are going to find the electric field intensity, that is capital A, at any point on the axis of a charged ring. Clear? So suppose it's a ring. It is a ring. Ring में बीच का material नहीं होगा, तो you can skip this type of material from this ring. Clear? रिंग कैसी है? पेरीफेरी पर मटेरियल है, तो इसकी पेरीफेरी पर पूरे में कौन सा चार्ज रखा है? मैंने यहाँ पर ही पॉजिटिव चार्ज रखा है. क्लियर? हियर इज द सेंटर ऑफ रिंग, और सेंटर ऑफ रिंग जो भी है इसकी रेडियस कितनी रिंग की है? दैट इज योर स्मॉल ए. ठीक है, तो फिर यहाँ पर है क्या आपका ये कि क्या कह रहा है कि इस तरह से आपके पास एक चार्ज रिंग है, इस तरीके से रखी हुई है आपके सामने. इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या कहलाएगी? इसकी ये एक्सिस ऑफ रिंग कहलाएगी. क्लियर? और इसके सेंटर ऑफ लाइन से जो पास होने वाली लाइन है दैट इज योर एक्सिस ऑफ रिंग. इस रिंग के किसी भी एक पॉइंट पर हमसे क्या कर रहा है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है. ये डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही है जो यहाँ इस तरीके से क्या किया गया? आपको ये ड्रॉ किया गया. क्लियर? तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, ये क्या है आपकी है? इट इज अ रिंग, दैट इज द रिंग के ऊपर टोटल कौन सा चार्ज है? आपका पॉजिटिव चार्ज है. एंड लेट द टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज योर क्यू. दिस इज द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ रिंग इज ए. और ये लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, दैट इज सेड टू बी द एक्सिस ऑफ रिंग. और हमसे पूछ रहा कि रिंग की एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मैंने सपोज वो पी पॉइंट ले लिया, और पी पॉइंट सपोज रिंग के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? एक्स डिस्टेंस पर है. तो यहाँ पर हमारे पास केवल तीन चीजें दी हुई हैं. The first thing is your distance of the point where we are going to calculate the electric field from the center of ring is your x, radius of ring is a, and total uniformly distributed charge on ring is your q. Clear? तो इस तरीके से हमें क्या करना है? P पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. अब आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4πε0 q डिवाइड बाई आर स्क्वायर. इसके लिए चार्ज क्या होना चाहिए? आपको ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए. लेकिन रिंग कहीं से भी ये पॉइंट चार्ज नहीं है, इसके पास से ढेर सारा ये कहीं से भी कोई पॉइंट चार्ज नहीं. तो हमें इस रिंग पर क्या करते हैं? एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं. इस रिंग का एक थोड़ा सा पोर्शन कट करते हैं. उसकी लेंथ कितनी ले लेते हैं? सपोज अपन dl ले लेते हैं. तो जब पूरे में चार्ज है भाई, जब बहुत थोड़ा सा कट किया तो इसके पास बहुत थोड़ा सा चार्ज होगा. सपोज इस पर जो एलिमेंट्री स्ट्रिप कट किया, इस पर चार्ज कितना है आपका? यहाँ पर ये dq चार्ज हो गया. कोई प्रॉब्लम इसमें? ये तो यहाँ पर हुआ क्या? ये जो छोटा सा एलिमेंट कट किया और यहाँ पर चार्ज कितना हो गया आपका? ये dq चार्ज हो गया. तो हम पूरी रिंग के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना निकाल कर इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. तो अब यहाँ पर dq चार्ज है, ये सपोज एक पॉइंट चार्ज है क्योंकि लेंथ बहुत है. dq चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए. तो अपन इस लाइन को क्या करते हैं? यहाँ पर इस तरीके से ये ज्वाइन कर देते हैं. तो dq से जो उस पॉइंट की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो अगर इस ट्रायंगल को देखो, ये परपेंडिकुलर दिया, बेस दिया, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपको? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम इसमें? ये तो दिस इज द डिस्टेंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq, q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो dq कारण इलेक्ट्रिक फील्ड dE. चार्ज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बहुत ही कम होगी. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू dq. क्लियर? dq के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो इसको नाम अपन देते हैं सपोज dE डैश. तो dE डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 dq डिवाइड बाई आर स्क्वायर. 1/4πε0 q डिवाइड बाई आर स्क्वायर. और आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टोटल कितना हो गया? होल स्क्वायर. इसको और सॉल्व किया तो कितना आ गया? ये 1/4πε0 dq डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपको? ये ए स्क्वायर हो गया. क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री लेंथ dl हैविंग चार्ज dq एट पॉइंट P. ठीक, अब यहाँ पर क्या है ये कि अब यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर की ओर होगी? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगी. तो इसका तो जो डी डैश की डायरेक्शन है P पॉइंट पर, वो किधर की ओर होगी आपकी? ये इधर की ओर होगी. ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? पहले एक स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर प्रॉपर लिमिट्स के साथ इसको क्या कर देना? इंटीग्रेट कर देना. अपना काम यहाँ पर ही चल जाएगा ही. तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने से पहले एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आप डीएल ने आपने यहाँ कट किया, आप डीएल यहाँ भी तो कट कर सकते थे. ये बात समझ में आ रहा? डीएल आप यहाँ भी कट कर सकते थे. अगर यहाँ डीएल कट करते तो यहाँ भी चार्ज कितना होता आपका? ये dq चार्ज होता. और dq चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होती. मतलब जितना इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, उतना इसके काउंटर एलिमेंट के कारण भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. बस उसकी डायरेक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगी आपकी? ये चेंज हो जाएगी. तो उसकी डायरेक्शन किधर की ओर रहेगी आपकी? ये इधर की ओर रहेगी. दैट इज योर dE डैश. इसका मतलब आप कहीं पर भी इस रिंग पर क्या करो? एक एलिमेंट्री डीएल कट करो, उसका एक काउंटर डीएल जरूर रहेगा.
जिसके कारण उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जितनी उसके कारण है। यहाँ पर कट करते तो इसके यहाँ पर रहता, क्योंकि रिंग इस तरीके से, कोई चीज़ यहाँ कट करोगे तो यहाँ रह गई। ये बात समझ में आ रही है। अभी रिंग इस तरीके से रखी थी तो आपने डीएल यहाँ पर कट किया इस तरीके से। अब इसके नीचे एक डीएल रहेगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमको डी क्यू इस पूरी रिंग के कारण यहाँ पर निकाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे दिमाग में कुछ आया, हमने सपोज इस एंगल को बोल दिया कितना है आपका ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका ये थीटा हो जाएगा ही। और अगर इस लाइन को अपन अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका ये थीटा हो जाएगा ही। तो यहाँ पर डी के कंपोनेंट करो, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा आपका ये डी डैश कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका ये डी डैश साइन थीटा। इसका भी इधर कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, और नीचे की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा आपका ये डी डैश साइन थीटा। तो यहाँ पर कंपोनेंट से डी डैश साइन थीटा वाले कंपोनेंट ने एक दूसरे को क्या कर दिया, ये कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच रही कितनी बच रही, डी डैश कॉस थीटा इसकी, डी डैश कॉस थीटा इसकी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 2 डी डैश कॉस थीटा। रॉन्ग। यहाँ पर ये करने का केवल एक सिंपल सा मतलब इतना है कि भाई अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो नो डाउट इसका एक काउंटर पार्ट जरूर होगा जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साइन वाले कंपोनेंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इसका मतलब यहाँ के चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नेट कौन सा कंपोनेंट बचेगा, केवल डी डैश कॉस थीटा। 2 डी डैश कॉस थीटा नहीं लेना है, क्योंकि एक एलिमेंट के कारण लेना है। फिर से सुनो क्या कह रहा हूँ, जब इस एलिमेंट के कारण अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो वो आई डी डैश। अब हमें पता है कि इसका एक काउंटर एलिमेंट जरूर होगा जिससे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डायरेक्शन ऐसी होगी। जब काउंटर एलिमेंट है दोनों के कंपोनेंट किया तो हमने ये देखा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो नीचे वाला कैंसिल कर देंगे, तो इसका कौन सा बचेगा कंपोनेंट, केवल डी डैश कॉस थीटा। इसका मतलब डी क्यू चार्ज की पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, डी डैश कॉस थीटा। क्लियर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ये दैट इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डी क्यू एट पॉइंट पी। क्लियर। ये पी पॉइंट पर कितनी आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है, इसको बोल देते हैं डी, और डी कितनी आ रही है आपकी है डी डैश कॉस थीटा आ रही है। डी डैश की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटू कॉस थीटा की वैल्यू भी रखनी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बेस कितना एक्स, हाइपोटेनियस कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा जो भी थीटा है वो हमारे लिए एक अजम्पशन है, हमने खुद एज्यूम किया, तो इसको रिमूव करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो इनटू कितना हो गया आपका ये, दैट इज योर एक्स डिवाइड बाई आपका हो गया ये दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर कितना हो गया ये 1/2 हो गया। क्लियर। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये डन। अब यहाँ पर है क्या ये कि थोड़ा सा इसको जब सॉल्व किया गया, थोड़ा सा इसको क्लियर लिख देता हूँ। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर कितना आ गया 1/2 आ गया। क्लियर। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी है, ये आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई दिस कंप्लीट टू द पावर 1, दिस कंप्लीट टू द पावर 1/2। ये दोनों की पावर कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर कितनी आ गई 3/2 आ गई। क्लियर। अब एक छोटा सा मेथड देखो, इस रिंग पर टोटल चार्ज कितना है Q। क्लियर। तो जब इसकी लेंथ कितनी है तो रिंग की लेंथ कितनी होगी, जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस होगी कितनी होगी 2πa। तो अगर 2πa लेंथ है तो चार्ज कितना है Q। क्लियर। ये किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ इस तरीके से डेरिवेशन करते समय। अगर लेंथ कितनी है आपकी 2πa है तो इस पर चार्ज कितना है आपका ये Q है। अगर उसकी लेंथ 1 होती तो चार्ज कितना हो जाता है आपका ये Q डिवाइड बाई 2πa हो जाता है। लेकिन उसकी लेंथ कितनी कट की अपन ने, dl में चार्ज कितना लिया dq। तो हमें ये निकालना है भाई इस लेंथ में चार्ज होगा कितना। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर लेंथ यहाँ पर dl हो जाएगा तो चार्ज कितना हो जाएगा ये q डिवाइड बाई 2πa इंटू कितना हो जाएगा dl, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट dq। तो अपन ऊपर dq की जगह क्या लिख सकते हैं, पूरा इसको लिख सकते हैं ये। तो दैट इज योर q डिवाइड बाई 2πa इंटू dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये dq हो जाएगा ये। तो उसको मैं पूरा लिख रहा हूँ, ये ध्यान से देखना ये क्या हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पर देखो ये, तो यहाँ से मैं dq की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। किस तरीके से मिलेगी देखो ये,
तो ये डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/4πε0। डी क्यू की जगह लिख रहा हूं मैं क्यू डिवाइड बाई 2πa और इंटू ऊपर x है होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x² प्लस a² टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगी 2π, ये नीचे आ जाएगा तो इसको ऐसे ही लिख लो 1/4πε0 q डिवाइड बाई 2πa इंटू x और इंटू dl भी तो आएगा ये इंटू क्या हो जाएगा आपका ये, और नीचे भी लिख लो पूरा ये x² प्लस a² इंटू कितना आ जाएगा आपका ये dl आ जाएगा। क्लियर? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री लेंथ dl एट पॉइंट क्या हो जाएगा p हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा टफ होता है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हमें चाहिए पूरे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रिंग के कारण चाहिए तो किस इंटीग्रेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, एल के रेस्पेक्ट में। अब एल कितना ले लिया जाए कि रिंग पूरी हो जाए। एल कम से कम कितना ले सकते थे, लेते ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हो, जितनी इसकी पूरी लेंथ है, कितना 2πa। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी आपकी ये हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी यहाँ पर आपकी ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, और इधर भी पूरे का इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा 1/4πε0 qx डिवाइड बाई 2πa इंटू x² प्लस a² टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये x² प्लस a² टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। और इंटू कितना dl कितना ले लिया जाएगी, पूरी रिंग कवर हो जाए तो dl रिंग पर कटी हुई एक लेंथ है, या तो उसको लो ही नहीं, लो तो पूरा रिंग के सर्कमफ्रेंस मतलब कितना ले लो आप इसको, ये 2πa ले लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि dl के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है अपन को, ये इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट होगा, तो ध्यान से देखो ये d का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, e हो जाएगा ये। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसके किसी के पास l नहीं है तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बाहर निकल आएंगी। तो कितना हो जाएगा ये 1/4πε0 इंटू qx डिवाइड बाई कितना लिखा है ये 2πa इंटू x² प्लस a² एंड होल इंटीग्रेशन किसका, dl का, और जीरो से कहाँ तक आपका ये 2π है। कुछ लोग सोच लेंगे सर 4 2 8 कर दें, π² कर दें, क्यों इतना लिख रहे हैं, तो उसकी जरूरत है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों लिख रहे हैं। dl का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये तो पूरा वैसे ही एज इट इज सेम रहेगा। dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा l, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2πa। l की जगह रखोगे 2πa, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, टोटल 2πa आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, दैट इज जो 1/4πε0 qx डिवाइड बाई 2πa इंटू x² प्लस a² टू द पावर कितना 3/2, और इंटू इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 2πa से 2πa क्या हो गया आपका, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा कितना आपका ये 1/4πε0 qx डिवाइड बाई x² प्लस a² टू द पावर 3/2। दिस इज द result, this is the final electric field due to charged ring at any point on the axis of the ring. Clear? अब सपोज पॉइंट कहां पर चला जाए आपका, ये सपोज जो P पॉइंट है अगर ये रिंग के सेंटर पर आ जाए, तो अगर P को अपन सेंटर पर उठा के लाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x यहां से मेजर कर रहे हैं, P को सेंटर पर लाएंगे कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर आप पहले दे सकते हो। रिंग एक कंडक्टर है और कंडक्टर में मैंने बताया कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, लास्ट स्लाइड में बताया, दैट इज कितनी होती है 0 होती है। चेक करते हैं। तो अगर इसके सेंटर पर कोई कहते हैं कि भाई इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, x की वैल्यू उसमें कितना रख दोगे आप 0, और जैसे ही x 0 करोगे, ऊपर x है 0 हो गया तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 0 हो गई। तो ये कुछ नया नहीं है, आपको पहले से ही पता। सपोज ये P पॉइंट बहुत दूर चला जाए, सपोज ये P पॉइंट क्या बहुत दूर चला जाए, तो x की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में, वही करते हैं। ठीक है, अगर P पॉइंट बहुत दूर है मतलब x इज मच ग्रेटर देन कितना हो जाए, a हो जाए, और अगर x इज मच ग्रेटर देन a हो जाएगा तो e इज इक्वल टू कितना, ये 1/4πε0 qx डिवाइड बाई a को 0 कर देंगे क्योंकि a बहुत ही स्मॉल है, x² टू द पावर कितना आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, x³ आएगा ये कैंसिल, तो x², तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी ये 1/4πε0 q डिवाइड बाई x²। इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक पॉइंट चार्ज की होती है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट बहुत दूर चला जाएगा तो पूरी रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, तब ये तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सीधे वही फॉर्मूला लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक पॉइंट चार्ज के लिए लगाया था। क्लियर? इट मींस रिंग विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज
when we calculate the electric field of this ring at any point of the axis of ring and that point should be much more away from this ring, तो उस कंडीशन पर रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह। कहाँ से पता चल रहा कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की तरह आ रही। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट कि अगर एट एनी पॉइंट इज आस्किंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। और अगर यहाँ पर क्या अगर एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंडक्टर, आई सेड दैट कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होती है, जीरो होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाती है। ये बात समझ में आ रही है। ये एक डेरिवेशन है, इसको अच्छे से देखो और इसको एक बार कॉपी पर जरूर करने की कोशिश करना, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑन कमिंग टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, सोल्यूशन में एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू are placed along the x-axis at x equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter and so on। मतलब क्या ये कि हमारे पास ये x-axis है, यहाँ पर ये इस तरीके से चली जा रही है, ये यहाँ पर x इक्वल टू कितना है 0, यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, यहाँ पर x इक्वल टू 4 है, अगला पॉइंट x इक्वल टू 8, और इस तरीके से कहाँ तक चला जा रहा है ये x इक्वल टू इन्फिनिटी तक। क्लियर? कह रहा इन सारे पॉइंट्स पर x इक्वल टू 1 पर चार्ज कितना है q, 2 पर चार्ज क्यू है, 4 पर चार्ज क्यू है, इस तरह से 8 पर चार्ज कितना है आपका ये क्यू। कह रहे हैं एक्स एक्सिस पर डिफरेंट डिस्टेंसेस पर x इक्वल टू 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन पर इस तरीके से चार्जेस रखे हो। फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है व्हाट विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस सेट ऑफ चार्जेस। कह रहा है x इक्वल टू 0 पर इन सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो। तो x इक्वल टू 0 पर किसकी किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सपोज आपकी है, दैट इज योर E1। क्लियर? और E1 की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई 1 स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी 1, इस चार्ज के कारण यहाँ पर कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी हो गई 2 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। सिमिलरली इसके कारण ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ तक 4 हो गई है, तो E3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई 4 स्क्वायर हो जाएगा ये। इस तरीके से डिफरेंट चार्जेस का अपन इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की निकाल सकते हो। आपको मन पूरी कॉपी भरते रहना, मैं तो यहीं पर रुक रहा हूँ। क्लियर? अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर। वही पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर, E1 किधर है इधर की ओर, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर, E2 भी किधर इधर की ओर, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से उससे दूर, E3 किधर है आपकी ये इधर की ओर है। ये बात समझ में आ रहा है। ये भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई यहाँ पर, ये इन सबको क्या कर देना, आपको ऐड कर देना। तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी इनफाइनाइट, क्योंकि चार्जेस कहाँ तक रखे हुए हैं इनफाइनाइट पर। इन सब की वैल्यूज को पुट करता हूँ। जब वैल्यूज को पुट करोगे तो E1 जगह ये रखोगे, E2 की जगह ये रखोगे, E3 की जगह ये रखोगे। इन सब में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q क्या है कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा ये 4 स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस जाता जाएगा कहाँ तक आपका ये इनफाइनाइट तक। अब आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर? आपको इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये लिखा हुआ है आपका ये Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको और ओपन कर दे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 16 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो बन रही बच्चा यहाँ पर, ये जीपी बन रही। जीपी का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर? और ये जीपी का सम है, कहाँ तक है इनफाइनाइट का। तो किसी भी जीपी का इनफाइनाइट तक जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइड बाई 1 माइनस r होता है। a क्या होता है जीपी का फर्स्ट टर्म, तो जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है 1, और r क्या होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे, इसका इसके प्रीवियस से रेशियो, तो 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1। मतलब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी बच्चों 1 है, r की वैल्यू कैसे निकालोगे, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो 1/1, तो ये कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 4 आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1/4, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1/4 रख दो। ये 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4, 1 डिवाइड बाई 3/4, ये आ गया आपका 4/3। मतलब ये जो लिखा हुआ है बच्चा, इस पूरे का सम कितना है, ये 4/3 है। तो अगर इसका पूरे का सम 4/3 है,
ये हो जाएगा q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी q डिवाइड बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x इक्वल टू 0। आई होप ये कुछ समझ में आया होगा। आपके बायो वालों के लिए थोड़ा सा टफ होगा, तो उनको जब कभी मौका मिलेगा बताऊंगा मैं ये क्या होता है। ये यार मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा इजी पड़े। क्लियर। अब कह रहा है ये कि क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इसी पॉइंट पर जब चार्जेस का साइन अल्टरनेटली अपोजिट कर दिया जाए। अल्टरनेटली अपोजिट करने का मतलब क्या हो गया भाई, ये प्लस क्यू है, ये माइनस कर दिया जाए, ये प्लस हो जाए, ये माइनस कर दिया जाए। ये बात समझ में आ रहा है। इस तरह से अल्टरनेटली क्या हो गया, अपोजिट हो गए। तो भाई इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होंगी जो होंगी। ये बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होंगी जो होंगी। बस हो क्या जाएगा यहाँ पर आपका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। मतलब अगर E1 इधर थी तो E2 किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अगर E2 इधर हो गई, E2 को अगर मुझे इधर बनाना है तो इसको क्या लिखूंगा मैं, माइनस E2 लिखूंगा। फिर यहाँ पर E3 आएगी, इधर ही माइनस E4। मतलब पहला टर्म प्लस होगा, अगले टर्म में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर अगला टर्म यहाँ पर प्लस होगा, उसका अगला टर्म माइनस एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे। तो फिर से यही बनेगा। ए की वैल्यू अभी भी 1 है, लेकिन आर की वैल्यू इस बार हो गई है -1/4 डिवाइड बाई 1/1। आर इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/4 डिवाइड बाई 1/1। तो ये आ गया -1/4। तो बस फर्क क्या पड़ा यहाँ पर आर की वैल्यू में। तो यहाँ पर जो आर की ए की वैल्यू अभी भी 1 है, जो आर की वैल्यू है -1/4 हो गई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/4। ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5/4 और सॉल्व होकर आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ जहाँ 4/3 रखा है आपने रखना है ये 4/5, और 4 से 4 कैंसिल होगा तो नीचे बच जाएगा 5। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। इसकी एक बार खुद से आप प्रैक्टिस करो। क्लियर। उधर एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखी हुई है और वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल भी है, इसलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा गौर करना। और ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम लगाई बोर्ड एग्जाम में आपकी 2 बार आ चुकी है, इसलिए इसको एक बार घर पे जरूर अच्छे से देख लेना। कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन। हमारे पास एक सिक्का है, कह रहा उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए। तो जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो कॉइन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। कितना चार्ज है, सपोज क्यू चार्ज है, ठीक है। और उस कॉइन का मास कितना 1/6, सो दैट इट में फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁹ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। कह रहा हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्टेड अपवर्ड। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर 10⁹ न्यूटन पर कूलम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी। कह रहे यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है इस तरीके से, इससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो कौन सा चार्ज आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, सपोज Q पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कह रहा है कि इस कॉइन से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर इस तरीके से क्या करे, फ्लोट करे। फ्लोट करने का मतलब किस में आ जाए, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, ना तो ऊपर जाए ना तो नीचे जाए। तो पहली बात क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगी, ऊपर की ओर लगाएगी। कितना फोर्स लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना हो गया Q इंटू E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये ऊपर जाएगा, लेकिन इसके पास मास है, उस मास के कारण इसका वेट किधर लगेगा आपका, ये नीचे की ओर लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है भाई। वेट तो हमेशा mg था, जैसे ही कॉइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये नीचे की ओर जाने लगा। नीचे की ओर जाने लगा तो अपन ने इस पर से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किया। इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, Q की वैल्यू बढ़ी तो फोर्स बढ़ा, और एक टाइम पर इतने इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होंगे अपन कि उस टाइम पर इतना Q बढ़ जाएगा कि ये फोर्स mg की इक्वल हो जाएगा, और उस कंडीशन पर ये कॉइन आपका ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, ये फ्लोट करेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या कंडीशन बन रही है, F शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, mg। F की वैल्यू रख दो QE इज इक्वल टू mg। कॉइन पर से टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले गए। तो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यू कैन राइट Q एज योर Ne, Q इज इक्वल टू Ne, E इज इक्वल टू कितना हो गया mg। n इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव डिवाइड बाई E इंटू कितना हो जाएगा E। द वैल्यू ऑफ m इज गिवन एज योर 1.6 into 10⁻³ kg and G is always your 9.8, E is your 1.6 into 10⁻19 and capital E is your 9.8 into 10⁻9. On solving it, you will get the number of electrons removed from a coin will be your equal to 9.8 into 10⁻⁷. Clear?